प्यारे दोस्तों, एक बकरी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया। ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको ज़ीएफआर और उसकी बकरी का वाकया सुनाने वाले हैं, जिसके बारे में ये मशहूर हो गया कि ज़ीएफर की बकरी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है। तो दोस्तों क्या हुआ जब लोगों को पता चला कि ज़ीएफआर की बकरी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है? आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों ये वाकया एक ज़ीएफर नामी शख्स का है। वो बयान करता है, कहता है, मेरा नाम ज़ीएफर है और मैं एक आम सा इंसान हूं। मेरी जिंदगी में एक औरत थी, नज़मा, जो मेरी बीवी थी। हमने जिंदगी के आगाज में मिलकर बहुत ख्वाब देखे थे और नज़मा ने हमेशा मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए एक मिसाल थी, जो भी हालात थे। उसने सब्र के साथ हर चीज को कबूल किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसका जिस्म मोटा होने लगा। यह बात शायद बहुत मामूली हो, लेकिन मैंने उसे इस बात पर तंग करना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि मैं अक्सर उसे कहता कि अगर तुमने अपने आप को ठीक ना किया तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी इन बातों पर उसका चेहरा उदास हो जाता, उसकी आंखों में नमी आ जाती और वो मेरे साथ हाथ जोड़कर माफिया मांगती। उसकी आवाज लर्जी हुई कहती, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें 2 बेटे दिए, तुम्हारा हर हुक्म माना और बदले में मुझे ये सजा मिल रही है। लेकिन मैं उस पर कोई ध्यान ना देता। मैं उसे रोज नई नई बातें सुनाकर डराता, दूसरी शादी की धमकी देता। वो बेचारी चुपचाप मेरी बातें सुनती रहती और दिल ही दिल में रोती रहती। आखिरकार उसने कहना शुरू किया, अगर तुमने दूसरी शादी कर ली तो याद रखना कि तुम्हें कभी खुशी नसीब नहीं होगी। तुम्हारी नई बीवी तुम्हें वो सुकून नहीं दे पाएगी जो मैंने दिया। उसकी बददुआ मेरे कानों में गूंजती थी, लेकिन मैंने कभी उनको संजीदा ना लिया। वैसे तो नज़मा में कोई कमी ना थी। सच कहूं तो वो मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी, घर की हर जिम्मेदारी निभाती और मेरे हर हुक्म की तामील करती। वो बड़ी मोहब्बत करने वाली सुलझी हुई औरत थी। हाँ, वक्त के साथ उसका जिस्म मोटा जरूर हो गया था, मगर उसकी एक वजह भी थी। हमारे दोनों बेटे ऑपरेशन से पैदा हुए और उसकी सेहत पर उसका असर पड़ा। वो खुद पर तवज्जो नहीं दे पाती थी, बस सारे वक्त घर के कामों में ही लगी रहती। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने नज़मा से शादी की थी। वो उस वक्त बहुत खूबसूरत थी, लंबे स्याह बाल, साफ रंगत और बड़ी बड़ी आंखें। सारा गांव उसकी खूबसूरती का चर्चा करता था। लोग कहते कि ज़ीएफर, तुम्हारी तो किस्मत जाग उठी, इतनी हसीन बीवी मिली है तुम्हें। मैं भी खुश था और उसके साथ अपनी जिंदगी के बारे में बहुत से ख्वाब देख रहा था। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली, मेरी सोच बदलने लगी। अब मेरा दिल कहता था कि दूसरी शादी कर लूं। शायद उस वक्त मेरा यह फैसला किसी जवाज के बगैर ना था। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया चाहिए था और मैंने सोचा कि एक और बीवी आ जाएगी तो जिंदगी में ताजगी और तब्दीली आएगी। इस ख्याल के साथ मैंने चुपके चुपके लड़की की तलाश शुरू कर दी। अपने इर्द गिर्द के लोगों से भी बात की। मैं कोई गरीब आदमी ना था, अल्लाह का करम था और मेरी खानदानी जमीन भी थी और जानवर भी रखे हुए थे। मेरे पास कई मवेशी थे, हर उनमें एक खास बकरी भी थी जिसका नाम मैंने राणो रखा था। राणो बकरी मेरे दिल के बहुत करीब थी और मैं उसे बहुत प्यार करता था, जैसे कोई अपनी बेटी से प्यार करता है। और शायद मेरे दिल में यह आरजू भी छुपी थी कि अल्लाह मुझे एक बेटी दे दे, मगर मेरे घर बेटे ही थे, तो शायद मैंने बेटी की तमन्ना को अपनी प्यारी बकरी रानो में ही पूरा करने की कोशिश की। मैं उसका ख्याल रखता, उसे अपने हाथों से चारा खिलाता, उससे बातें करता। वो मेरे दिल का बोझ हल्का कर देती। नज़मा भी रानो बकरी का बहुत ख्याल करती और उसने कभी मेरी बकरी से मोहब्बत पर एतराज नहीं किया, बल्कि वो खुद भी उसे चारा डालती, उसका ख्याल रखती और यह बात समझती थी कि मेरी रानो से मोहब्बत मेरे दिल के किसी निहा खाने की बात है। हमारा घर भी बड़ा था और पुराने जमाने की तर्ज पर बना था। उसमें जगह जगह कदीम तर्ज की आराएं थी और कमरे खुले और बड़े थे। यह घर नज़मा ही संभालती थी, कोई नौकर चाकर न थे। सारा दिन वो अकेले घर के कामों में लगी रहती। खाना पकाना, सफाई करना और बच्चों की देखभाल करना, सब कुछ नज़मा के काम पर था। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि यह सब काम उसके जिस्म और जहन पर क्या असर डाल रहे होंगे। एक दिन मैंने अपने चंद करीबी जाने वालों से बात करने का फैसला किया। दिल में यह ख्याल पुख्ता हो चुका था कि दूसरी शादी करनी है, लेकिन दिल चाहता था कि यह दूसरी शादी
किसी कम उम्र खूबसूरत लड़की से हो। मैंने अपने जानने वालों को यह तो ना बताया कि मुझे कोई उम्र रसीदा औरत या बेवा चाहिए। मेरी शर्त यह थी कि लड़की जवान हो, बिल्कुल 18 या ज्यादा से ज्यादा 20 साल के, जैसे अपनी कहानी के अगले हिस्से को सोच रहा हो। फिर आहिस्ता से कहने लगा। मेरी ये बात सुनकर मेरे रिश्तेदारों ने हैरत से मेरी तरफ देखा। वो मुझे भी अच्छी तरह जानते थे और नज़मा को भी। नज़मा उनकी नज़र में बहुत मोहतरम और मोहब्बत करने वाली खातून थी। जब वो हमारे घर आते तो नज़मा उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कसर न छोड़ती। कभी उन्हें खाना बनाकर खिलाती, कभी उनकी बातों को हंसते हुए सुनती। मेरे रिश्तेदार उसकी इस मोहब्बत और खिदमत गुजारी के मोतरफ थी। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नजरों से देखा और कहने लगे, ज़ैफर, तुम वाकई भाभी के साथ ऐसा करोगे? दूसरी शादी का इरादा है, और वो भी किसी जवान लड़की के साथ। क्या तुमने भाभी का कभी ख्याल नहीं किया? तुम उनके साथ यह ज्यादती करोगे। अगर तुम किसी उम्र रसीदा औरत या बेवा से शादी करते तो शायद कोई और बात थी, लेकिन तुम्हारी शर्त यह है कि लड़की जवान हो, और उसका मतलब यह है कि तुम सिर्फ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए यह कर रहे हो। उनकी बातों पर मैं खामोश हो गया। कुछ देर तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मेरी अंदर की ख्वाहिश सबके सामने आ गई हो। मैंने महसूस किया कि शायद मैं वाकई नज़मा के साथ इंसाफ नहीं कर रहा, लेकिन फिर मेरा दिल कहने लगा कि यह मेरा हक है, और अगर मेरे रिश्तेदार मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मुझे किसी और तरफ देखना चाहिए। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं किसी और जरिए से अपनी ज़रूरत पूरी करूंगा। फिर मैंने एक रिश्ता करवाने वाली आंटी से बात की। उसके पास रिश्तों की काफ़ी मालूमात थी, और मैंने सोचा कि शायद वो मेरी मदद कर सकेगी। मैंने आंटी को अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया। आंटी ने गौर से मेरी बात सुनी और कहने लगी, ज़ैफर, तुम्हारी उम्र अब कम नहीं है। 2 बच्चों के बाप हो और तुम्हारी पहली बीवी भी तुम्हारे साथ है। ऐसी हालत में कोई नौजवान लड़की रिश्ता कबूल करेगी, ये मुश्किल नजर आता है। मैंने आंटी की बात सुनी और उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि आंटी, मैं समझता हूं कि उम्र का फर्क है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि लड़की जवान हो और खूबसूरत हो। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को उसके साथ सुकून मिले और जिंदगी में एक नई खुशी और ताजगी आए। आंटी ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, जैसे मेरी ख्वाहिश उसके लिए गैर मुनासिब हो। फिर उसने कहा कि ठीक है ज़ैफर, मैं कोशिश करती हूं, मगर याद रखो, ऐसा रिश्ता मिलना आसान नहीं होगा। मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो मेरी मदद करे, और यह कि मेरी शर्त बस इतनी है कि लड़की ज्यादा से ज्यादा जवान और खूबसूरत हो। रिश्तेदारों से बात करना मुझे महंगा पड़ गया, क्योंकि किसी ने आकर नज़मा को बता दिया कि तुम्हारा शौहर तो दूसरी शादी के पीछे पड़ा हुआ है। पहले उसे पता ही था, लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गई कि अब आप रिश्तेदारों को बता रहे हैं ताकि मेरी और ज्यादा बेइज्जती हो। सब कहेंगे कि नज़मा में ही कोई नुक्स होगा। मैं वैसे बड़ा ही जालिम इंसान साबित हुआ था कि मैंने अपनी बीवी की सारी जवानी इस्तेमाल कर ली, उससे अपने घर के काम करवा लिए, और उसने मुझे 2 बेटे दिए वारिस। और अब मैं दूसरी शादी करना चाहता था, और चलो दूसरी शादी करता तो ये काम प्यार से भी तो कर सकता था, उसको मना भी सकता था, समझा भी सकता था कि तुमने इतने काम कर लिए, अब तुम्हें भी एक साथी की जरूरत है। घर में 2 औरतें हो तो जाहिर है दोनों में काम बांट देता है, लेकिन मैं तो उसके साथ लड़ाई झगड़े करने लगा। मैंने कहा कि करूंगा, दूसरी शादी कर लो, जो करना है। मैं मर्द हूं और मैं कर सकता हूं, मेरे पास पैसा है। वो कहती थी कि याद कर, जब तेरे पास पैसे नहीं होते तो 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी। मैंने अपना जेवर बेच के तेरी जमीन में खाद डलवाई थी, और उसके बाद ही तेरा काम चला था। और अब तू कहता है कि मेरे पास पैसा है तो तुमने दूसरी शादी करनी है। यह पैसा भी तो मेरा ही दिया हुआ है। वो भी आगे से जवाब दे देती, क्योंकि जाहिर है उसके लिए भी बहुत बड़ा मामला था। फिर मुझे और गुस्सा आता और हमारे घर में रोज ही लड़ाई होती थी। फिर एक दिन रिश्ता करवाने वाली आंटी भी आ गई और उसने कहा कि एक लड़की है और उसका नाम शाहीन है। और जब मुझे तस्वीर दिखाई तो मैं तो तस्वीर देख के पागल जैसा हो गया। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही थी, खूबसूरत भी हद से ज्यादा थी और जवान भी थी, और बड़े ही तीखे नखरे की मालिक थी। उसकी सिर्फ एक मां थी, और सुनने में आया था कि पहले मंगनी हुई थी लेकिन मंगनी टूट गई। मैंने कहा कि मंगनी ही हुई थी ना, रुखसती तो नहीं हुई थी, इसका मतलब कि लड़की कुंवारी भी है। मैं बड़ा खुश हो गया और मैंने आंटी से कह दिया
कि मैंने उसी लड़की से शादी करनी है। जैफर अपनी कहानी सुनाते हुए कहता है, जिस दिन मेरी शादी शाहीन से होनी थी, उस दिन मैं जल्दी से उठा और तैयार हो गया। दिल में एक अजीब सी हलचल और खुशी का एहसास था। मैंने अपनी पहली बीवी नज़मा को कहा कि आज जरूरी काम है, घर थोड़ा लेट आऊंगा, इसलिए नज़मा को मेरे इस बहाने पर शक ना हुआ। लेकिन सच तो यह था कि यह मेरा निकाह था, मेरी अपनी दूसरी शादी का दिन था। नज़मा को तो मालूम था कि मैं दूसरी शादी का इरादा रखता हूं, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा न था कि यह सब इतनी जल्दी हो जाएगा और उसकी जिंदगी में यह तूफान इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने एक झूठ बोला और घर से निकल गया। जैसे कुछ खास बात नहीं, दिल में खुशी और बेचैनी का अजीब सा इंतजार था। मैं अपने चंद करीबी दोस्तों के पास पहुंचा और उन्हें अपने निकाह में गवाह बनाने का फैसला किया। वो मेरी खुशी देखकर हैरान भी थे और शायद कुछ नाराज भी थे, लेकिन मैंने उन्हें कायल कर ही लिया। निकाह की तकरीब छोटी और सादा थी, बस हम चंद लोग थे और मैंने शाहीन का हाथ थामा और निकाह की रस्म पूरी कर ली। उस लम्हे मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई हो। शाहीन वाकई बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की मासूमियत, उसके वजूद की कशिश, सब कुछ मेरी तवक्को से बढ़कर था। मेरी निगाहें उस पर जमसी गईं और दिल में सुकून और फख्र का एहसास जागा। जब निकाह हो गया तो मैं शाहीन को लेकर घर वापस आया। दिल में नया जोश था और यकीन था कि अब मेरी जिंदगी में एक नई खुशी का आगाज होगा। जैसे ही हम दरवाजे पर पहुंचे, मैंने शाहीन का हाथ थाम रखा था। उस लम्हे मुझे खुशी भी थी और नज़मा के रद्दे अमल का तंज भी। जैसे ही मैं शाहीन को लेकर अंदर दाखिल हुआ, नज़मा की नज़र हम पर पड़ी और उसे पहले यकीन ही नहीं आया कि यह सब हकीकत है। उसके चेहरे पर पहले हैरत छाई, फिर गुस्से और तकलीफ के आसार नुमाया हुए। उसकी आंखों में बेयकीनी और सदमे की गहरी लकीरें थीं। मैंने महसूस किया कि ये लम्हा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। चंद लम्हे उसने हमें बेयकीनी से देखा और फिर अचानक उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जैसे उसकी दुनिया एक लम्हे में बिखर गई हो। मैंने नज़मा को गिरते देखा, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में शाहीन के लिए जो लगन और लगाव था, उसने मुझे कुछ और सोचने का मौका ना दिया। मैं अपनी नई दुल्हन के साथ कमरे की तरफ बढ़ गया। दिल में एक अजीब सी बेपरवाही थी, जैसे मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए जा रहा हूं और पुरानी जिंदगी से मेरा कोई ताल्लुक ना रहा। शायद मैं उस लम्हे अपनी ख्वाहिश के बोझ तले दबा हुआ था और नज़मा का साथ मेरी नज़र में उस वक्त कोई मायने नहीं रखता था। अब अपनी कहानी सुनाते हुए एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। मैं उसे एतमाद में भी ले सकता था, लेकिन मैंने जो किया बहुत बुरा किया। जब मैंने शाहीन से शादी की तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे कोई ख्वाबों की शहजादी। उसकी हर बात में एक नयापन, एक दिलकशी थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। पहली रात जब उसने मुंह दिखाई का तोहफा मांगा तो मैंने सोचा कि यह तो रिवायत है और नई दुल्हन ऐसी फरमाइश करती है, लेकिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी दिलचस्पी शायद मेरी जात से ज्यादा मेरी जायदाद और दौलत में है। नज़मा की तो सादगी का ही आलम था कि उसने शादी के वक्त मुंह दिखाई में सिर्फ 100 का नोट लिया और वो भी बड़ी खुशी से कबूल किया। नज़मा को मेरी हैसियत और माल की परवाह न थी, उसके लिए हमारी मोहब्बत और ताल्लुक ज्यादा अहम था। लेकिन शाहीन का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने मुंह दिखाई में मुझसे सोने का सेट लिया और इसी वक्त हीरे का सेट भी मांगने लगी। उसने साफ कह दिया कि अगली बार उसे हीरे का सेट चाहिए। शादी के इब्तिदा दिनों में उसके यह नखरे मुझे कुछ हद तक अच्छे लगे। दिल में एक नयापन था और मैंने सोचा कि शायद वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह कर रही है। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि शाहीन को मेरी जिंदगी या जज्बात से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसकी नज़र मेरे पैसों पर थी। हर बात में उसकी ख्वाहिश का महबर मेरी दौलत और जायदाद होती। वो महंगे कपड़े, जेवरात की फरमाइश करती। वक्त गुजरने के साथ शाहीन की असल फितरत सामने आने लगी। वो न सिर्फ बदतमीज थी, बल्कि उसके रुख में एक अजीब सी सख्ती और बेमुरब्बती थी। उससे बात करने से पहले मुझे बार बार सोचना पड़ता कि कहीं वो मेरी बात का बुरा न मान ले। उसकी फितरत में नरमी की कमी थी और उसके सामने बात करते वक्त में मोहतात रहने लगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी नज़मा के साथ कभी मुझे ये महसूस ना हुआ। नज़मा के सामने मैं अपने दिल की हर बात कह देता था।
उसके साथ में हमेशा एक सुकून महसूस करता, और अगर कभी मुझे गुस्सा आता भी था तो वो खामोश हो जाती। वो कभी मेरे सामने जुबान ना खोलती और बस खामोशी से मेरी बात सुनती और वक्त को ठंडा होने देती। नज़्मा की यही आदत थी जो उसे मेरे दिल में बसा देती थी। उसकी हर खामोशी और मसलहत ही उसकी असल जीत थी। वक्त गुजरने के साथ मर्द खुद ही समझ जाता है और उसकी बात मान लेता है, लेकिन शाहीन में यह दाना न थी। उसके साथ हर बात करते हुए मैं डरता था कि कहीं मेरी कोई बात उसके दिल को न लग जाए और वो मुझसे रूठ ना जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी हर बात में जिद, गुरूर और पैसों की तलब छुपी थी। मैंने जिस खुशी और मोहब्बत की तलाश में शाहीन से शादी की, वो तो कहीं भी ना थी। उसका रवैया सख्त होता जा रहा था और मेरे लिए उसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल होने लगा। दिल में अफसोस था कि नज़्मा जैसी सादा, साबिर और मोहब्बत करने वाली औरत को मैंने उसकी खूबियों के बावजूद ठुकरा दिया, और अब मैं शाहीन के हाथों अपनी जिंदगी में कशमकश और उलझन महसूस कर रहा था। घर तो बहुत बड़ा था, लेकिन शाहीन ने ही शोर डाला कि मुझे अलग से हिस्से में रहना है। तो मैंने नज़्मा और बच्चों को घर के पिछले वाले हिस्से में शिफ्ट किया, और घर के सामने जो 2 बड़े कमरे थे, हॉल था और बड़ा सा गार्डन था, वह सब कुछ मुझे शाहीन के हवाले करना पड़ा। नज़्मा के साथ यह भी बुरा हुआ क्योंकि शाहीन ने कहा कि यह सामने वाला दरवाज़ा भी इस्तेमाल ना करें, और पिछले वाले दरवाजे से अगर बच्चे स्कूल जाते तो उनको पूरी सड़क से घूम के जाना पड़ता। उसने कहा कि बच्चों के साथ तो बुरा ना करो, पर मैं उस वक्त अपनी ही बातों में लगा था। मैंने कहा कि थोड़ा घूम फिर के जाएंगे तो क्या होगा, हम भी तो स्कूल जाने के लिए कितने मील के सफर तय करते थे, एक सड़क का सफर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। उसने कहा कि सड़क पर बहुत रश होता है। मैंने कहा कि फिर देखभाल के चले, आंखें तो हैं उनके पास। तो नज़्मा मुझे ऐसे देखती थी जैसे कोई अपने मुजरिम को देखता है, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास नहीं होता था कि मैं उसके दिल पर कितनी बड़ी ज़र्ब लगा रहा था। अब वो पिछले घर के हिस्से में शिफ्ट हो गई तो मुझे ज्यादा दिखाई भी नहीं देती थी। बच्चे कभी कभी दिखाई दे जाते, और पीछे ही मैंने जानवर वगैरह भी रखे थे। शाहीन की फरमाइश पूरी करने के चक्कर में मुझे अपनी 2 गाय बेचनी पड़ गई। अब सिर्फ रानो बकरी ही रह गई थी। दोस्तों, ये वही बकरी है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। आगे बकरी के साथ क्या होता है, आप सुनते रहिए। ज़ैफर आगे बताता है, रानो बकरी को तो मैं कभी बेचने के बारे में भी नहीं सोच सकता था। एक दिन मुझे काम से किसी दूसरे शहर जाना था। ये कोई 1-2 दिन का सफर नहीं था, बल्कि काफी लंबा अरसा वहां रहना था। मैंने शाहीन को यह बात बताई। दिल में यह ख्याल भी आया कि शायद वो रोकेगी, कहेगी कि आप ना जाएं, मुझे आपकी याद आएगी। लेकिन शाहीन का रद्दे अमल ऐसा था जैसे उसे कोई खास परवाह नहीं थी। उसने बस सर हिलाकर कहा कि ठीक है, आप चले जाएं। उस वक्त मेरे दिल में एक अजीब सी मायूसी हुई कि यह मोहब्बत तो उस मोहब्बत जैसी नहीं थी जिसकी मैंने नज़्मा में परवरिश देखी थी। मैंने उसे नसीहतन कहा कि देखो, अब नज़्मा पिछले हिस्से में शिफ्ट हो गई है तुम्हारा, उसके साथ अब बरह रास्त कोई वास्ता नहीं, इसलिए उसको तंग मत करना, उसके साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, क्योंकि हम दोनों के बच्चे भी हैं और वो बेचारे इन मामलात में परेशान हो जाते हैं। शाहीन ने लापरवाही से कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं तो नज़्मा को देखूंगी भी नहीं, बाकी मैं यहां ज्यादा नहीं रहूंगी, अपनी मां के घर जाया करूंगी। मुझे थोड़ी हैरत हुई कि उसका ज्यादा वक्त यहां गुजारने का इरादा नहीं था। फिर मैंने भी उसे जाने दिया और कहा, ठीक है, कभी मां के घर चली जाना और कभी यहां पर रुक जाना, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मेरे पीछे लड़ाई झगड़े से दूर रहना। उसने एक बार फिर बेतर्जी से कहा कि ठीक है। मैं सोच रहा था कि उसके लिए यह सब बेमानी है, लेकिन फिर भी वो मेरी बात मान गई। मैं उसे खुश रखने के लिए उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में लगा रहा। मैंने उसके लिए बड़ी LED टीवी भी ले दी और घर में डिश लगवा दी ताकि उसके दिल को कोई कमी न महसूस हो। उसे फिल्में, ड्रामे और गाने देखने का बहुत शौक था और मैंने उसके लिए यह सब इंतजाम कर दिया। हालांकि नज़्मा तो कई बार कह चुकी थी कि बच्चों को कार्टून देखने के लिए डिश या केबल लगवा दे, लेकिन उस वक्त मैं कहता था कि यह बेहयाई हमारे घर में नहीं होगी। मैंने अपनी जिंदगी में उसूलों पर सख्ती से अमल किया था, लेकिन शाहीन के कहने पर सब कुछ कर डाला। अब दिन भर घर में फिल्मी गानों और ड्रामों की आवाजें गूंजती रहती। शाहीन उनमें मग्न रहती। कभी ऊंची आवाज में गाने चल रहे होते और कभी किसी फिल्म के डायलॉग्स।
मेरे दिल में कसक जरूर थी कि मेरी जिंदगी का सुकून, मेरे घर का एहतराम और वो उसूल जो मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा अपनाए थे, अब सब कुछ जैसे एक दायरे से बाहर निकल रहा था। पहले नज़मा के साथ घर में सुकून होता था और एक वकार का माहौल होता था, लेकिन शाहीन के आने के बाद वो सब कुछ बदल गया। लेकिन मैं शाहीन की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। वो हर दिन मेरी जिंदगी को एक नए अंदाज में चैलेंज करती और मैं उसकी खुशी के लिए अपने उसूलों से पीछे हटता जा रहा था। ये सब कुछ देखकर दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा। एक तरफ मेरा किरदार और उसूल थे और दूसरी तरफ शाहीन की ख्वाहिश, जिन्हें पूरा करना मैं अपना जरूरी काम समझता था। लेकिन मैं यह समझ ना पाया कि मोहब्बत की खुशी और दौलत का सुकून दो अलग बातें हैं। मैंने नज़मा को भी कहा कि लड़ाई झगड़े ना करना, लेकिन मुझे पता था कि वो कभी भी खुद से लड़ाई झगड़ा ना शुरू करती थी और मैं उससे ठीक तरह से मिलकर भी नहीं गया। बस बच्चों का खर्चा उसके हाथ पर रख दिया। उसने भी कुछ ना कहा और पर जाते जाते इतना जरूर कहा कि अपना ख्याल रखिएगा। और शाहीन ने तो यह भी ना कहा था। वापस आया तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शाहीन मुझसे दूर दूर रह रही थी। सर्दियों का मौसम आ आया था और वो कहती थी कि सर्दी में मुझे सर्दी बहुत लगती है, इसलिए मुझे आराम से रहने दे और आप मुझसे दूर ही रहे। जितने अरसे में बाहर था उसने मुझे एक दफा भी फोन ना किया, बल्कि नज़मा मुझे फोन करती रही, कभी बच्चों के हवाले से, लेकिन मेरी खैर खैरियत पूछती रही। इसलिए अब मेरे दिल में भी थोड़ी सी बात आ गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, दूर दूर रहती है तो रहे, मैं क्या करूं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी एक और तूफान आने वाला है। फिर वो बहाना करके अपनी माँ के घर चली गई और कहती कि अब मैंने कुछ अरसा यही रहना है, क्योंकि मेरी माँ बीमार है और बेवा थी, मेरा भी तो कोई हक बनता था। मैंने कहा कि यह क्या तरीका है, पहले ही मैं इतने महीनों बाद आया हूं और अब तुम 1 महीने से अपनी माँ के घर पड़ी हो। तो कहती थी कि हाँ, मेरा दिल नहीं करता वापस आने का। मैं तो परेशान हो गया कि कहीं यह मुझसे बेजार तो नहीं हो गई, क्योंकि यह जवान लड़की थी और मैं 45 साल आदमी था। हो सकता है कि मुझसे बेजार हो गई हो। शाहीन अपने मायके चली गई और वहां जाकर बैठ गई। मैंने सोचा कि शायद शाहीन के साथ मेरा रिश्ता मुझे सुकून देगा, लेकिन यह तो एक और बोझ बन गया। उसने मेरी जिंदगी में शामिल होने की बजाय अपनी ही दुनिया बना ली और मैं खुद को तन्हा महसूस करने लगा। उस दौरान नज़मा खामोशी से अपने कामों में मसरूफ रही। मैं उसके पास जाना चाहता भी था तो मेरी शर्मिंदगी आड़े आती सोचा था कि किस मुंह से उसके सामने जाऊं और क्या कहूं, कैसे उसका सामना करूं जिसके दिल को मैंने इतनी बार जख्मी किया, लेकिन नज़मा की तरफ से कभी कोई शिकायत ना आई। वो हर दिन की तरह मेरे लिए खाना बनाती, मेरे कपड़े इस्त्री करती और वो जानती थी कि मैं बीमार था तो उसने मेरी सेहत का खास ख्याल रखा। मैं बीमार हुआ तो नज़मा ने सब कुछ बुलाकर मेरी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। उसने मेरे लिए अलग से यखनी बनाई, मेरे लिए सूप तैयार किया, दवाइयों का इंतजाम किया और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा। उसके यह सब देख मुझे और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एक दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई और मैंने नज़मा से कह दिया कि नज़मा, यह सब काम ना किया करो, कहीं बाद में यह ना कहो कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी खिदमत कर रही हो। नज़मा ने बड़ी खामोशी और ज़र्फ के साथ जवाब दिया, आप मेरे शौहर हैं, चाहे आप मेरे साथ जितना भी बुरा करें, मेरे लिए आपकी खिदमत करना जरूरी है। मैं आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकती और बीमारी में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके ये अल्फाज मेरे दिल पर जैसे नश्तर बनकर छपने लगे। उसकी आंखों में गहरी संजीदगी थी, एक ऐसी सच्चाई थी जिसका सामना करने की मुझ में हिम्मत न थी। मैं जानता था कि मैंने उसकी मोहब्बत और वफादारी को बार बार ठुकरा दिया, लेकिन उसने मेरी खिदमत में कभी कोताही न की। उसकी बातों में खामोशी की ताकत थी जो मुझे अंदर से बेचैन कर रही थी। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैंने नज़मा के साथ कितना बुरा सलूक किया और किस तरह उसके सब्र को आजमा रहा। उसने मेरी मोहब्बत में हर चीज बर्दाश्त की और अपनी खुशियों को कुर्बान किया और मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ लुटाया, मगर मैं अपनी ही गलत फहमी में उसकी लूज को समझ नहीं पाया। अब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने उसकी सब्र और मोहब्बत का गलत फायदा उठाया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने नज़मा के साथ किया उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही थी। मेरी जिंदगी में जो सुकून था वह नज़मा की मोहब्बत और कुर्बानी से वाबस्ता था,
और मैंने उसे खुद से दूर करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। अब वक्त मेरी सजा का था और मैं जानता था कि उसका सामना करना आसान नहीं होगा। नज़मा का ज़र्फ और उसकी बेलौस मोहब्बत मेरी नज़रों के सामने थी और मैं अपनी गलतियों का बोझ लिए खामोश खड़ा था। ज़ीएफर अपनी कहानी आगे सुनाते हुए कहता है, यह वाकया मेरी जिंदगी का एक अहम मोड़ था। एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त जो मेरे साथ बचपन से था, जैसे मैंने शाहीन से शादी करने का बता दिया, वापस आया और वो कुछ अरसे से बैरूनी मुल्क था। और जब वो आया तो मैंने उसे बताया कि मैंने दूसरी शादी कर ली है। मैंने उसको पूरी बात बताई कि शाहीन मेरी जिंदगी की नई शरीके हयात है और हम दोनों खुश हैं। मेरे दोस्त का रद्दे अमल वो ना था जिसकी मैंने तवक्को की थी। वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, यानी इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद तूने दूसरी शादी कर ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी, जैसे वो मेरे फैसला करने की सलाहियत पर शक कर रहा हो। मैंने कहा, हाँ, फैसला मेरे लिए सही था और मुझे खुशी है। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैंने किससे शादी की। जब मैंने शाहीन का नाम लिया तो उसका चेहरा एकदम बदल गया और वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। मैंने कहा कि क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? तो वो बोला, यार वो लड़की तो ठीक नहीं है। तूने नहीं सुना, उसने पूरे मोहल्ले के लड़कों को अपने पीछे लगा रखा है। मेरी आंखों के सामने एक धुन सा मंजर आया और मेरे दिमाग में सवालात के तूफान उठने लगे। मैंने फौरन उसे रोक दिया। ऐसी कोई बात नहीं, मेरी बीवी के बारे में ऐसी बातें मत करो। वो अब मेरी बीवी है और यह तुम्हारा हक नहीं कि तुम उसकी किरदार कशी करो। मेरा दोस्त खामोश रहा और फिर बोला, ठीक है, वो तुम्हारी बीवी है और मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सच तो यही है जो मैंने बताया। वो दोबारा खामोश हो गया और उसकी बातों का बोझ दिल में उठाए उसे छोड़ दिया। मगर उस लम्हे के बाद मेरे दिमाग में एक नई फिक्र ने जन्म लिया। मैंने खुद से सवाल किया, क्या शाहीन वाकई ऐसी है जैसे मेरे दोस्त ने कहा? क्या मैंने उसका सही तौर पर अंदाजा नहीं लगाया? क्या मेरी मोहब्बत ने मुझे उसकी हकीकत से बेखबर कर दिया? मैं यह सब सोच रहा था और मेरे दिल में वसवसा बढ़ रहा था। फिर मैंने अपनी अक्ल का सहारा लिया और मैंने कहा कि अगर वाकई शाहीन का किरदार ऐसा होता तो अब तक कोई ना कोई तमाशा बन चुका होता और मैं उसकी हकीकत को समझ चुका होता। लेकिन फिर भी दिल में एक कसक थी। एक सवाल था कि क्या मैंने इतनी जल्दबाजी की? मैं शाहीन को देखकर यही सोचता रहा कि वो साफ सुथरी और इज्जतदार लड़की है और मुझे लगता था कि वो कभी भी ऐसी नहीं हो सकती जैसे मेरे दोस्त ने कहा। लेकिन फिर भी वो शक मेरे दिल में आ गए थे। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि जो कुछ भी है वो अभी तक वैसा नहीं हुआ जैसे मेरे दोस्त ने पेश किया था। मगर फिर भी दिल में यह सवालात उठने लगे और मैं खुद से कहने लगा कि क्या मैंने उसे पूरी तरह समझा था? क्या वाकई शाहीन वो लड़की है जिसका मुझे यकीन था, या फिर कुछ और छुपा हुआ है जिसको मैंने जानने की कोशिश ना की? मैंने खुद को तसल्ली दी कि जो कुछ भी नजर आ रहा है वो शायद वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। मगर यह सवालात मेरे दिमाग में मुसलसल गूंजते रहे। एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा लम्हा आया जिसने मुझे इस कदर परेशान कर दिया कि मैं खुद भी हैरान हो गया। एक दिन मेरे बेटे मेरे पास आए और कहा कि अब्बा, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत परेशान है, आप जल्दी चले। मुझे लगा कि शायद यह रूटीन की तबीयत खराब होगी और कोई मामूली सी बीमारी होगी, तो मैंने इस बात को ज्यादा संजीदा ना लिया। लेकिन जब मैं नज़मा के पास पहुंचा तो उसका जिस्म बेजान पड़ा था और वो बेहोश पड़ी थी। मैं फौरन उसे डॉक्टर के पास ले गया और कुछ वक्त बाद वापस आया। लेकिन जब वो वापस आया तो शाहीन घर पर मौजूद थी। वो पुरसुकून अंदाज में बैठी थी। मैंने कहा कि तुम कहां से आई हो? शाहीन ने जवाब दिया कि आप आ गए, मेरा अपना घर है, जहां दिल करे वहां आ सकती हूं। वो मुझे बड़ी बेतकल्लुफी से जवाब दे रही थी, जैसे कोई मामूली बात हो। फिर उसने आगे कहा कि आप अपनी पहली बीवी को क्या सैर करवाने ले गए थे? मैंने फौरन कहा कि फजूल बातें नहीं करो, नज़मा की तबीयत बहुत खराब थी। लेकिन मैंने उस बात को शाहीन को नहीं बताया कि नज़मा हकीकत में मां बनने वाली थी और यह खबर मेरे लिए खुशी का मौका थी। मेरी पहली बीवी नज़मा थी और अगर मेरे यहां फिर से औलाद आ रही थी तो यह मेरे लिए खुशी का मौका था। मगर दिल में एक और बात थी। मैं चाहता था कि औलाद शाहीन से हो, क्योंकि शाहीन मेरी नई बीवी थी और मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी में कोई नया आगाज हो।
लेकिन फिर भी नज़मा मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, और अगर वो माँ बनने वाली थी तो ये मेरे लिए खुशी की बात थी। लेकिन जब नज़मा को यह पता चला कि वो दोबारा माँ बनने वाली है, तो वो तो बिल्कुल भी खुश ना थी। उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं, और उसने कहा कि आपने तो हमें अकेला छोड़ दिया है। हमारे 2 बच्चे हैं पहले से, अब 3 बच्चों को मैं कैसे संभालूंगी। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे, और वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में मजीद जिम्मेदारियां हैं। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की और कहा कि क्यों, मैं मर गया हूं, क्या अभी जिंदा हूं और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसकी आंखों में कोई उम्मीद न थी। वो मुझे टूटे हुए दिल के साथ देख रही थी, जैसे उसे यकीन हो चुका था कि जिंदगी में मजीद मुश्किलात आएंगी। मेरे दिल में अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि मैं जानता था कि नज़मा एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरने वाली थी। उस वक्त मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मैंने उसे वो तकलीफ दे दी है जिसकी वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। मैं चाहता था कि शाहीन के साथ मेरी जिंदगी खुश हो, लेकिन नज़मा का दर्द मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रहा था। लेकिन उस वक्त मैं खुद को इस तरह फंसते हुए महसूस कर रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने दोनों बीवियों को तकलीफ में डाल दिया था। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। रात का वक्त था, जब लोग अपने कमरे में सो रहे थे और सुकून छाया था। अचानक मुझे घर से किसी पैदा होने वाले बच्चे के रोने की आवाज आई। ये आवाज बहुत ही साफ थी, और मुझे फौरन लगा कि आवाज मेरे घर से ही आ रही है। मैंने फौरन कान लगाकर सुना, मगर जब मैंने कमरे से बाहर जाकर देखा तो कुछ भी ना था। शाहीन अपने कमरे में सो रही थी, और मैंने नज़मा के कमरे की तरफ भी नजर डाली। वहां भी सब कुछ ठीक था, कोई भी नहीं रो रहा था। मैं कुछ देर तक उस आवाज पर सोचता रहा। फिर मैंने खुद को यकीन दिलाया कि शायद मैंने कुछ गलत सुना हो या यह कोई ख्याली बात हो। लेकिन फिर 2 दिन बाद मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं था, और वो आवाज इतनी साफ थी और मेरे घर के अंदर से ही आ रही थी, जैसे किसी छोटे बच्चे का रोना हो जो किसी कोने में छुपकर रोता हो। मेरे जहन में खौफनाक ख्याल आया, क्या हमारे घर में कोई गैर मामूली चीज है? क्या यह आवाज जिन्नात या किसी भटके हुए रूहों की हो सकती है? मुझे ऐसा लगने लगा जैसे हमारे घर पर कोई साया है और कोई जिन्नात या आसेब जो हमारे साथ है, और यह बच्चे उनकी मौजूदगी की अलामत है। मैं रात के वक्त अक्सर उसी आवाज के बारे में सोचता, और दिल में यह खौफ बढ़ता जाता कि शायद कुछ और भी हो जो मैं नहीं समझ रहा हूं। इन आवाजों ने उसे ऐसी घबराहट में डाल दिया कि वो सच में ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं वाकई कुछ पुरइसरार बात तो नहीं हो रही। जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी कोई वजह समझ नहीं आती, तो आप यही समझते हैं कि शायद यह जिन्नात वगैरह का काम है। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में वो दिन आया जब मुझे सारी बातें समझ आ गईं, क्योंकि एक रात मैंने देखा कि मेरी बकरी रानों की बहुत जोर जोर से बोलने की आवाज आ रही थी। सर्दियों के मौसम थे, तो नींद बड़ी गहरी आती थी। मैं बड़ी गहरी नींद सो रहा था, लेकिन जब बकरी के चीखने की आवाजें बहुत ज्यादा आई तो मैं परेशान हो गया। मुझे साफ पता चल गया कि मेरी बकरी किसी मुश्किल में है। या तो उसके पेट में दर्द है, उसने कुछ ऐसा वैसा खा लिया, और या फिर कोई और मामला है। लेकिन जब मैं बकरी की तरफ गया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। मेरी आंखों के सामने एक अजीब मंजर था। रानो, मेरी वो बकरी जिसे मैं अपनी औलाद की तरह पाल रहा था, वो अब इस दुनिया में ना रही थी। मेरी प्यारी बकरी जमीन पर पड़ी थी, और उसके पास एक छोटा सा पैदा होने वाला इंसान का बच्चा था। मुझे फौरन समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ था, और मैं हिचकिचाते हुए इस मंजर को देख रहा था। फिर मेरी नजर बकरी के पास खड़ी मेरी बीवी शाहीन पर पड़ी, जो वहां खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि तुम यहां क्या कर रही हो? शाहीन ने जवाब दिया, मैं भी तुम्हारी तरह आवाजें सुनकर आई थी। ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये बच्चा और रानो बकरी की ऐसी हालत, मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है। वो भी इस मंजर को देखकर परेशान थी, उसके चेहरे पर भी बेचैनी थी, और दोनों हम एक दूसरे को देखते हुए इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं कुछ देर के लिए सख्ते में आ गया, और उसी दौरान यह बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि बकरी ने इंसानी बच्चे को जन्म दिया। और खुद इस दुनिया से चली गई लोगों की जुबान पर यही बात थी कि बकरी ने कैसे इंसान का बच्चा पैदा किया। शाहीन ने फिर मुझे कहा कि इससे पहले कि मीडिया वालों को पता चले,
तुम ये बच्चा यतीम खाने में छोड़ाओ। उसकी बात पर मैंने कुछ देर बवाल किया, लेकिन दिल में एक अजीब सा इस तरह था। मैंने फैसला किया कि हम यह बच्चा यतीम खाने नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी दिल में एक सवाल था कि हम इस बच्चे को कहाँ रखेंगे। उसी दौरान नज़मा मेरे पास पास आई और कहा, तुम यह बच्चा मेरी गोद में डाल दो, मैं उसकी परवरिश कर लूंगी। मुझे हैरत हुई और मैंने कहा कि तुम फिर से मां बनने वाली हो और तुम्हारे पास पहले से 2 बच्चे हैं, तुम 4 बच्चों को कैसे संभालोगी? नज़मा ने जवाब दिया कि जैसे मैंने 2 पहले बच्चों को संभाला वैसे ही इनको भी संभाल लूंगी। और फिर उसने एक नज़र शाहीन की तरफ डाली, जैसे उसकी आंखों में कोई राज छुपा हो जो वो मुझसे नहीं कहना चाहती थी। शाहीन भी खामोश रही और मैंने उसके चेहरे पर गहरी परेशानी देखी, मगर वो कुछ ना बोली। मैं नज़मा की बातों पर सोच रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये सच था कि नज़मा ने हमेशा अपने बच्चों को बहुत मोहब्बत से पाला, लेकिन इस बार जो कुछ भी हो रहा था वो मेरे लिए एक नई परेशानी बन चुका था। नज़मा ही उस बच्चे को पाल रही थी जिसके बारे में सबको लग रहा था कि बकरी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है। वो बच्चा बहुत कमजोर था और मैं उसे डॉक्टर के पास भी ले गया। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तो कमजोर है, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। नज़मा की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और दिल में ख्याल आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी, उसे तकलीफ में डाला। और वो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा था, नज़मा उसकी देखभाल करती थी और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब इसका क्या होगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में एक और मुश्किल वक्त आ गया। शाहीन, मेरी दूसरी बीवी, घर से गायब हो गई। उसने एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था, तुम जैसे बूढ़े आदमी के साथ मैं और नहीं रह सकती, तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। और उसके साथ जो सोना और दीगर सामान था वो भी वो अपने साथ ले गई। वो घर से ऐसी बेरहमी से निकल गई जैसे कुछ भी नहीं हुआ। जब शाहीन चली गई तो नज़मा ने मुझे एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि यह बच्चा जो तुम्हें हमने दिया था यह शाहीन का है। वो तुम्हारे साथ बेवफाई करके उसको पैदा कराई थी, और जब वो रानो बकरी के पास इस बच्चे को छोड़ रही थी और बकरी को इस दुनिया से रुखसत कर रही थी और ये इल्ज़ाम लगाना चाह रही थी कि बकरी में ही इंसान का बच्चा पैदा किया है, तो मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया। ये बात सुनकर मेरी दुनिया जैसे पल भर में तबाह हो गई। मुझे यकीन नहीं आया कि मेरे अंदर गुस्सा, नफरत और तकलीफ का समंदर था। न सिर्फ उसने मुझे धोखा दिया, बल्कि उसने मेरी प्यारी बकरी रानो को भी इस दुनिया से रवाना कर दिया और ये इल्ज़ाम लगाना चाहा कि बकरी ने बच्चा पैदा किया। मेरी आंखों के सामने वो सब कुछ था जो शाहीन ने किया था, और फिर वो मेरे साथ यह सब कुछ करके किसी और के साथ भाग गई। मेरे अंदर का इंसान जैसे मर चुका था। मैं गुस्से से भर गया और मैंने सोचा कि जिस इंसान ने मुझे और मेरी इज्जत को इस तरह रुस्वा किया, उसका कुछ न कुछ हिसाब लेना जरूरी है। मैं अपने आप से लड़ रहा था। वो लम्हे मुझे अपनी जिंदगी का सबसे स्याह तरीन काला लम्हा लगे, जब मुझे एहसास हुआ कि शाहीन ने तो मुझे किसी तरह धोखा दिया और मेरी जिंदगी के साथ खेल गई। मेरा वो गुस्सा और दुख अभी तक साफ था और मैंने शाहीन के खिलाफ रिपोर्ट करवा दी कि जब भी आएगी तो कानून के हाथों नहीं बचनी चाहिए। मेरे घर से सामान चोरी करके भागी है और उसकी मां को जाके भी बातें सुनाई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उसने कहा कि मेरी बेटी तो है ही ऐसी। रिश्ता करवाने वाली औरत से कहा तो उसने कहा कि आपको तो जवान और खूबसूरत लड़की चाहिए थी। मैंने नज़मा से माफ़ी मांग ली और मैं फिर से उसके साथ रहने लगा। बच्चों को संभालने में उसकी मदद भी करता और उसे एक नौकरानी भी रख के दे दी। वो हमेशा कहती थी कि मुझे मदद के लिए कोई रख दे, और मैंने कहा कि दूसरी शादी कर लेता हूं। लेकिन अब मैंने उसे एक नौकरानी रख के दे दी जो उसके साथ घर के काम करती थी। मैंने उसे कहा कि जब तुम्हें यह सब कुछ पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहने लगी कि अगर आपको बताती तो आप यही समझते कि मैं आपकी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रही हूं, इसलिए मैं खामोश थी। लेकिन उसने खुद ही अपनी असलियत दिखा दी। देखा जाए तो उसमें भी नज़मा की इंसानियत थी। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया और मैं सबको यह कहना चाहता हूं कि आपकी बीवी मोटी है, काली है, जैसी भी है आप उसके साथ गुजारा करें, लेकिन जल्दबाजी में आकर किसी ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में ना ले आए जो आपका हंसता बसता घर बर्बाद कर दे। मुझे मेरी बकरी रानो की बड़ी याद आती है। दोस्तों, रानो बकरी से जैफर बहुत प्यार करता था, लेकिन दूसरी बीवी के चक्कर में बकरी को भी खो दिया
और उसकी बीवी उस पर ही ये इल्ज़ाम लगाना चाह रही थी कि बकरी ने इंसान जैसा बच्चा पैदा किया है। हालांकि वो बच्चा बकरी का नहीं था, बल्कि उसकी दूसरी बीवी का था। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे गुजारिश करते हैं इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।